जय हिंद भैया, आप सबका स्वागत है फिर से जिद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अपन ने ज्योग्राफी के अंदर पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि जो लोकेशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में। आज उसी क्लास को आप आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, दो चीज़ों के बारे में, एक अक्षांश और दूसरा क्या होता है, देशांतर। उन्हीं अक्षांश और देशांतर की मदद से हम किसी भी एरिया की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अक्षांश देशांतर के बाद आगे आप देखेंगे आज की अपने भारत की लोकेशन को आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, कल जैसे आपने पढ़ा था कि मान लेते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में हमने पढ़ा कि इसको आप जब दो भागों के अंदर बांटते हैं, बीच में से कोई लाइन खींचते हैं, इस तरह से खींची गई लाइनें क्या कहलाती हैं, अक्षांश। और ये जो अक्षांश है, इस बीच वाले को आप क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं भाई। फिर आपने पढ़ा कि पृथ्वी को अगर इस प्रकार से बांटते हैं आप, इसको जीएमटी लाइन बोलते हैं, और इसी तरह की लाइनों को आप क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं भाई। जीएमटी रेखा या देशांतर या 0 डिग्री देशांतर भी इसको बोल सकते हैं। तो आप देखो, इन तरह से अगर इन दोनों लाइनों को आप बनाएं साथ में, तो इस दोनों लाइनों ने क्या कर दिया, इन दोनों लाइनों ने हमारी पृथ्वी को 4 बराबर भागों के अंदर बांट दिया है। ये 4 बराबर जो हिस्से हैं, इनमें से अपना भारत कहाँ पर है, तो आप देखोगे अपना इंडिया जो है वो यहाँ पर स्थित है। इस तरह से ये अपना प्यारा भारत है, मान लेते हैं भाई। तो यहाँ भारत है, तो भारत कौन से हिस्से में होगा हमारी पृथ्वी के, तो आप देखो जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर वाले भाग में है। और भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं आप, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, मतलब ये उत्तर है। ठीक इसी प्रकार से आप देखो 0 डिग्री देशांतर के आप इस साइड है, राइट हैंड वाले हिस्से को आप क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। इसका मतलब भारत जो है देशांतर के हिसाब से कहाँ पर है, पूर्व में। तो अपने इंडिया की लोकेशन क्या बनेगी, अपना भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ये आपने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन आ जाए भारत किस गोलार्ध में है, तो आप बताओगे भारत सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। अब आप एक चीज़ समझो ध्यान से, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हर एक जगह से एक अक्षांश और एक देशांतर की रेखा गुजरती है पृथ्वी के ऊपर, हर जगह से गुजरती है। तो एक लाइन अपने देश में यहाँ से ऐसे छूकर गुजरती होगी अपने देश को, एक अक्षांश की रेखा यहाँ से छूकर गुजरती होगी अपने देश को भी। तो ये कोई 2 अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बीच में अपना देश यहाँ बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक देशांतर रेखा ऐसी है जो अपने देश को यहाँ से छूकर गुजरती है, एक देशांतर रेखा ऐसी है जो अपने देश को यहाँ से इस तरह से छूकर गुजरती है। मतलब किन्हीं 2 अक्षांश और किन्हीं 2 देशांतर रेखाओं के बीच में अपना देश है। तो आज की क्लास में आप यही समझेंगे कि भी कौन कौन से 2 अक्षांश है और कौन कौन से 2 देशांतर हैं जिनके बीच में अपना देश स्थित है। तो चलो आइए इसी डायग्राम को थोड़ा जूम करके आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो भी कौन कौन से अक्षांश और देशांतर के बीच में अपना देश है। देखो, मान लेते हैं आप कि ये अपना भारत है भाई। अब जैसा भी डायग्राम बने समझना है आपको ये। तो ये अपना इंडिया हो गया मान लो भाई। और हमने पढ़ा कि अपने देश के बिल्कुल नीचे से एक लाइन गुजरती है, इस लाइन को आप बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और भाई एक लाइन अपने देश के इस साइड से गुजरती है, ये है 0 डिग्री देशांतर, है ना। अब इस रेखा के इस साइड है आप, और इस रेखा के ऊपर की ओर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएंगे। पहली बात तो ये बताओ, क्या पूरा भारत बन गया हमारा, ये क्या भारत इतना ही है हमारा, तो भारत इतना नहीं है, ध्यान रखना है। ये जो हमने मैप बनाया है अभी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भारत की मुख्य भूमि। ये मुख्य भूमि है अपने देश की, या जिसको मेनलैंड बोलते हैं भाई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अपने देश के इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर सारा का सारा क्या, नीचे का एरिया सारा समुद्र है। ये इस साइड वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। और इस तरफ जो पानी का हिस्सा है इसको कहा जाता है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपने देश के पूर्व में ये तो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की साइड जो है ये अरब सागर है। तो इस अरब सागर के अंदर आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस साइड छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। ये द्वीप का मतलब क्या होता है कि भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों साइड पानी होता है उसे क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। तो छोटे छोटे द्वीप हैं ये, इन द्वीपों के चारों साइड भी पानी है, तो ये द्वीप कहलाएंगे। अब देखो इन द्वीपों का नाम क्या है, इनको आप बोलते हैं लक्षद्वीप।
तो आप बताइए, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है ना, हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है लेकिन है तो भारत का हिस्सा, तो इसलिए ये भी अपने इंडिया का पार्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से जो ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं, ये इनको आप क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंडमान व निकोबार भाई, अंडमान व निकोबार। तो आप देखोगे कि ये भी भारत का हिस्सा है, हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इन सबको आप मिलाएंगे द्वीपों को, तब अपना पूरा भारत बनेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि एक लाइन अपने देश को, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि यहाँ से छूकर गुजरती है भाई, इस प्रकार से कोई अक्षांश रेखा अपने देश को यहाँ से छूकर जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से एक लाइन अपने देश को यहाँ से ऐसे छूकर भी जाएगी, क्योंकि ये भी तो भारत का हिस्सा ही है, अंडमान और निकोबार जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या हो गया, है तो इंडिया का एरिया ये। अब मान लेते हैं आप, जहाँ से ये लाइन छूकर जाती है इस भाग को तो बोल दिया ए, और जहाँ से ये लाइन छूकर जाती है इस भाग को बोल दिया मान लो बी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो सबसे दक्षिणी बिंदु आप कौन सा बताओगे, ए वाला बताओगे या बी वाला बताओगे? तो हाँ, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा बताओगे, ये बी वाला बताएंगे, है ना। नाम क्या है इसका वो तो आगे आप पढ़ लेंगे, लेकिन बी वाला हिस्सा ये सबसे दक्षिणी हिस्सा होगा, क्योंकि ये भी तो नीचे तक आया हुआ है। क्वेश्चन आ जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा बताओगे आप लोग, ये ए वाला बताओगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो इनको बोलते क्या है वो समझो, देखो ये हटा देते हैं एक बार भाई। देखो यहाँ से जो लाइन छूकर जाती है अपने देश को, अभी ये लाइन है 6 डिग्री और 4 मिनट, ये मिनट का सिंबल होता है, और भूमध्य रेखा के ऊपर है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको नॉर्थ कहेंगे। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले अक्षांश नॉर्थ कहलाते हैं ये। तो यहाँ 0 डिग्री है, मान लो यहाँ 1 डिग्री आया होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, ऐसे करते करते ये 6 डिग्री की लाइन आ गई। और जहाँ से ये लाइन छूकर गुजरती है इस वाली लाइन को कहा, ये है 8 डिग्री और 4 मिनट की लाइन वही है, नॉर्थ कहेंगे इसको भी। तो ठीक 2 डिग्री का डिफरेंस है, ये 6 डिग्री, बीच में 7 आई होगी कहीं पर, और ये 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन आ जाती है भाई। अब ध्यान रखना इसके अंदर की जिस हिस्से को लाइन ये छूकर जाती है इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहलाएगा ये। इंदिरा पॉइंट क्यों बोलते हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर बोलते हैं भाई इसको। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी यहाँ पर 1984 में, और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनका मर्डर हो जाता है 1984 के अंदर ही। तो ये इंदिरा पॉइंट इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इंदिरा पॉइंट का ओरिजिनल नाम जो है भैया ना, इसका जो असली नाम है वो क्या, देखो यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसको अलग अलग नामों से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं, देखो 2-3 नाम इसके ध्यान रखेंगे आप। इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको पारसेन भी कहा जाता है ना। और आप कोशिश करें कि अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें भी आप लोग। पारसेन के अलावा इसको क्या कहा जाता है, इसको लाही चिंग भी कहा जाता है, लाही चिंग। तो ये तीनों नाम ही किसके हैं, इंदिरा पॉइंट के हैं, पिगमिलियन पॉइंट, पारसेन पॉइंट और लाही चिंग पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, अगर ये पूछ ले आपसे कि इनके बीच में दूरी कितनी है, तो ये दूरी आप बताओगे 876 किलोमीटर की भाई ना, 876 किलोमीटर है पिगमिलियन पॉइंट भूमध्य रेखा या इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी। ठीक इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ से जो लाइन छूकर जाती है अपने देश को, ये जिस हिस्से को छूकर जाती है इसको कहा जाता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये कन्याकुमारी है तमिलनाडु के अंदर। और ये इंदिरा पॉइंट पूछे कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। सभी के समूह को अंडमान निकोबार बोलते हैं, जबकि जिस द्वीप के ऊपर ये है इस वाले आइलैंड का नाम क्या है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। सबका इनका अपना अलग अलग नाम भी है भाई, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, तो क्या बताओगे, ग्रेट निकोबार के ऊपर है ये। कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो कन्याकुमारी कहाँ है, ये तमिलनाडु के अंदर है। जैसे इंदिरा पॉइंट के 2-3 नाम और थे, वैसे ही कन्याकुमारी के भी 2 नाम और ध्यान रखने हैं आपको। कन्याकुमारी को कहा जाता है एक तो कैप कमोरिन, कैप कमोरिन कहा जाएगा, साथ के साथ इसे कहा जाता है कुमारी अंतरीप।
तो एक ही बात है, कन्याकुमारी, कैप कमोरिन या कुमारी अंतरीप, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए पेपर के अंदर, सारे एक ही बात है ये। तो ये तो हो गई दक्षिण वाले हिस्सों की बात। ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान रखोगे, भारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से से यहाँ से जो लाइन छूकर जाती है, ये लाइन है 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ की लाइन भाई, 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब भारत किन किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? आपा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है भाई। और जिस हिस्से को लाइन ये छूकर जाती है, इसका नाम है इंदिरा कोल। ये भी इंदिरा गांधी के नाम पर है भाई, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल पूछे कहाँ पर है, तो ये आप बताओगे इंदिरा कोल है लद्दाख के अंदर। लद्दाख जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर ये इंदिरा कोल होगा भाई। कोल को आप कोल्ड से याद कर लो ना, कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा वाला हिस्सा कहाँ पर है? ऊपर वाला, और नीचे जो जगह वो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि दोनों के नाम में इंदिरा आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो कोल्ड वाला याद कर लो, कोल मतलब कोल्ड, कोल्ड ऊपर कश्मीर में है भाई, तो वो ऊपर वाला हिस्सा होगा भाई। इसके बाद एक आप ध्यान रखो कि अपने देश में एक देशांतर की रेखा जो यहाँ से ऐसे छूकर जाती है, ये लाइन जो है, ये लाइन है 68 डिग्री और 7 मिनट, और इस साइड है तो क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी रेखा, ईस्ट कहेंगे, कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की साइड है ये, तो पूर्वी देशांतर हो जाएगी। और जिस हिस्से को लाइन ये छूकर जाती है, इस हिस्से का नाम है गौर माता। क्या नाम है इसका? गौर माता। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो गौर माता, गौर माता है कहाँ पर ये? तो गौर माता है सर क्रीक नाम का एक स्थान है गुजरात के अंदर ना। सर क्रीक कहाँ है ये? तो आप कहोगे सर ये है गुजरात में। तो सर क्रीक गुजरात के अंदर ये गौर माता है। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछे तो गुजरात, और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो गौर माता बता दोगे। ठीक इसी प्रकार से जो लाइन अपने देश को यहाँ से छूकर जाती है सबसे पूर्वी हिस्से से भाई, ये वाला भाग जो है, ये लाइन है 97 डिग्री 25 मिनट, और पूर्वी कहेंगे इसको। और जिस हिस्से को छूकर जाती है ये, इसका नाम है किबीथू ना, किबीथू। और किबीथू जो है ये कौन से राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में ना, अरुणाचल प्रदेश में बताओगे। तो क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो किबीथू, सबसे पूर्वी राज्य आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश। या ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में सूर्य उदय पूछे भारत में कहाँ होता है? तो गुजरात में गौर माता के अंदर होता है भाई। और दोनों राज्यों के सूर्य उदय में कितना अंतर पाया जाता है? तो देखो, अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्य उदय हो जाता है भाई, तो गुजरात में सूर्य उदय कितने बजे होगा? गुजरात में सूर्य उदय होगा 6 बजे भाई सुबह के। अगर वहाँ सुबह 4 बजे है तो यहाँ सुबह 6 बजे होगा। मतलब दोनों राज्यों के सूर्य उदय में कितना अंतर मिलेगा? 2 घंटे का अंतर मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। तो प्रश्न आ जाए कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के सूर्य उदय में कितना अंतर पाया जाता है? तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें लोकेशन के हिसाब से ध्यान रखनी है भारत के। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर और क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे पेपर में? आपसे पूछता है कि जो चारों बिंदु हमने पढ़े हैं, इन चारों बिंदुओं की आपस में आपसे दूरी पूछ लेता है। जैसे आपको बोल दे कि भारत का सबसे उत्तरी और भारत का सबसे दक्षिणी जो है ये मुख्य भूमिका, इन दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी है? तो ये दूरी आप ध्यान रखो कितनी है, ये है 3214 किलोमीटर भाई। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे पश्चिमी और पूर्वी इन दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी है ये, तो ये आप कितनी बताओगे? ये बताओगे आप 2933 किलोमीटर ना। सबसे पूर्वी जो भारत का पश्चिम और पूर्व के बीच में दूरी कितनी है? 2933, और उत्तर से दक्षिण के बीच में दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर बताएंगे। इसी हिसाब से अगर भारत का आकार पूछ ले आपसे कि भारत का आकार कैसा है, तो आकार क्या? अगर चारों स्थानों को आपस में मिलाएंगे आप इस तरह से, तो ये जो भारत का आकार बनेगा, ये आकार कैसा होगा? तो शेप आपको ध्यान रखनी है, वो है चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 कोण हैं भाई, चतुष्कोणीय या क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भारत के बारे में बेसिक जानकारी हैं, इनका आपको पता होना चाहिए भाई। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखेंगे आप। देखो आगे आप पढ़ते हैं, ये ऊपर कर देते हैं भाई इसको। चलो, इसके बाद देखो
आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इस लंबाई चौड़ाई जो पढ़ी है आपने, इसके हिसाब से आपसे क्या है, भारत का टोटल एरिया पूछ सकता है आपसे, है ना। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे आपसे, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है या टोटल एरिया है भाई, ये लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप पता कर सकते हैं। टोटल एरिया आपको बताना है अगर आ जाए पेपर में, तो 32,87,263, और एरिया हमेशा वर्ग में देखा जाता है तो स्क्वायर किलोमीटर बताएंगे, वर्ग किलोमीटर बताएंगे। और जो एरिया है इसको आपको वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके, मतलब विश्व के साथ इसकी तुलना करके पूछ लेता है पेपर में। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले आपसे, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल है ये कुल विश्व का, भारत का क्षेत्रफल जो है ये कुल विश्व का 2.42% है भाई, परसेंटेज के हिसाब से 2.42 ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ साथ क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, तो ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है भाई ना, विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अब 7वां स्थान हमारा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 देश ऐसे हैं भाई जो हमसे एरिया में बड़े हैं, है ना भाई। भारत अगर 7वें नंबर पर है तो 6 देश क्या होंगे, हमसे बड़े होंगे, और बाकी जो बचे हुए देश हैं वो क्या हो जाएंगे, हमसे छोटे हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 6 देश बड़े कौन कौन से हैं, बाकी बचे हुए सारे छोटे होंगे। तो 6 देश कौन कौन से होंगे देखते हैं। देखो क्षेत्रफल में पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, अगर आप क्षेत्रफल के अनुसार लगाएं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है ये कौन सा होगा, रूस। दूसरा सबसे बड़ा देश किसे बताओगे, कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा देश चीन। चौथा सबसे बड़ा देश जो होगा वो कौन सा बताओगे, यूएसए। पांचवा ब्राज़ील। छठा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है ना, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां आपको बताइए हमारा सबका प्यारा भारत हो जाता है ना, हमारा सबका प्यारा भारत जो है ये 7वें नंबर पर है। बाकी जो बचे हुए देश होंगे वो क्या होंगे, हमसे छोटे होंगे सारे के सारे। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको एक ट्रिक से याद कर लो, रुक चीन अब आ भारत, अब की बार है ना, रुक चीन अब आ भारत, अब भारत आगे दिखा ना, ऐसे याद कर लो, रुक चीन अब आ भारत। रूस से क्या हो जाएगा, रूस। कैसे, कनाडा, चीन का चीन हो गया, ऐसे अमेरिका, बै से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत का भारत हो जाएगा। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है क्षेत्रफल के अनुसार जो देश है भाई। इसके बाद अगर आप बात करें जनसंख्या के अकॉर्डिंग भाई, जनसंख्या के अनुसार अगर आप बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा। तो आपने कई बार बीच में खबरें पढ़ी भी होंगी, सोशल मीडिया पर देखा होगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर भी आई होंगी बातें, अखबार पढ़ते हो तो वहाँ देखा होगा कि आपको बताया गया कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व में सबसे अधिक हो गई है ना, भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। लेकिन ध्यान रखेंगे पेपर के लिए आप अब तक क्या ध्यान रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किसे बताओगे, चीन को, क्योंकि ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है सरकार की ओर से कि भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो गई है। पेपर के अकॉर्डिंग एक बार चीन ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है, तो वो हमारा सबका प्यारा भारत आ जाता है भाई। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत और है, पहले नंबर पर भी आ जाएंगे आप, है ना, एक जोटा और लगा दो, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा भाई, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है आपको चीन और भारत, बाकी आपको आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। तीसरा जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है ये है यूएसए, अमेरिका। तो इसमें आपको जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखें, भारत की जनसंख्या जो है कुल विश्व की 17.5% है। और ये जो आंकड़े आप पढ़ रहे हैं, ये आंकड़े पढ़ रहे हैं आप 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। 2021 की जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हुई है, आगे 25 में करवाने का अनुमान है कि 2025 में जनगणना होगी भारत की। तो अभी तक ये ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन आ जाए आपसे, सबसे छोटा देश पूछ ले आपसे, ये चाहे क्षेत्रफल में हो चाहे जनसंख्या के अनुसार हो, एक ही बात है भाई, दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो सबसे छोटा देश जो है ये आप बताएंगे कौन सा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटा देश होगा भाई। तो ये क्षेत्रफल में भी जनसंख्या में इटली के अंदर देश है ये। यहाँ पर क्या है, एक महल है और एक चर्च है, उसमें जो पादरी या पोप जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु होता है
पोप कहलाता है, पोप वहाँ रहता है। और इसकी जनसंख्या जो है ये 1 किलोमीटर के आसपास का एरिया है सिर्फ। यहाँ की जनसंख्या क्या है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं भाई, 800 से 1000 के बीच में रहते हैं। महिलाओं को उस महल में या उस चर्च में प्रवेश करने की अनुमति है नहीं। अब सारे पुरुष हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी भी नहीं, बढ़ भी नहीं सकती है, इसलिए इसको पुरुषों का देश भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। चलो अगला देखो इसके अंदर कि आगे ध्यान रखना, ये तो बात होगी क्षेत्रफल जनसंख्या के अनुसार। अब भारत में आप देखो कि हमारे देश के अंदर टोटल स्टेट कितने हैं, कुल राज्य कितने हैं भारत के, है ना। तो आपको सबको पता है कि सर ये क्या बात बता रहे हो, राज्य हमें पता है, राज्य कितने हैं 28, है ना। तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं, क्योंकि ये प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, जिनको नहीं पता उनको बताना ज़रूरी है। कुल 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय अपने देश में भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब क्या फ़र्क होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में? राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य वो होगा जहाँ पर खुद की एक सरकार होगी राज्यों की, वहाँ का एक मुख्यमंत्री होगा, एक राज्यपाल होगा और सारी कैबिनेट मंत्री वगैरह सारे बनेंगे, खुद की सरकार होगी, वो राज्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश में नाम से ही पता है आपको कि केंद्र का जहाँ पर शासन होगा प्रत्यक्ष रूप से, वो क्या कहलाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों का भी अपना क्या होता है, खुद का मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन वहाँ उस मुख्यमंत्री के पास उतनी पावर नहीं होती जितनी पावर किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है। इसलिए केजरीवाल को बार बार आपने बोलते हुए सुना होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। अब दिल्ली को अगर राज्य का दर्जा मिलेगा तो पावर किसकी बढ़ेगी, वहाँ के मुख्यमंत्री की बढ़ेगी, इसलिए वो राज्य का दर्जा मांगते रहते हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है लेकिन शक्तियाँ थोड़ी सी सीमित होती हैं उसकी राज्य के मुख्यमंत्री के मुकाबले। तो इसलिए राज्य आपको सबको पता होने चाहिए भी कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये पता होने चाहिए। राज्य और उनकी राजधानियाँ भी आपको पता होनी चाहिए। और बढ़िया अगर करें तो आप इनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले आप यहाँ बात करते हैं एक बार, केंद्र शासित प्रदेश 8 जो है वो कौन कौन से हैं। राज्य को जहाँ जिक्र आता रहेगा वहाँ राज्य आप पढ़ते रहेंगे भाई। 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप देखो, पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश का वो आप ध्यान रखेंगे, ये कौन सा होगा, दिल्ली। दिल्ली से एक बात ध्यान रखिए, जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है भाई, ये राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश भाई। इसके बाद दूसरा आप ध्यान रखो, इसके अंदर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली के बाद वो है चंडीगढ़, अपने हरियाणा की राजधानी भाई, क्या ना, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर वो है पुदुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी बोलते थे ना, पुदुचेरी हो गया। अब पुदुचेरी से आप 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। पुदुचेरी क्या है, इस पुदुचेरी के अंदर भाई टोटल 4 जिले हैं इसके। पुदुचेरी के टोटल 4 जिले हैं और चारों जिलों की खास बात यह है कि चारों जिलों की आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड्री टच नहीं होती है, सीमा नहीं लगती चारों जिलों की आपस में एक दूसरे के साथ। कौन कौन से चारों जिले हैं, अलग अलग जगह पर स्थित है और 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों के अंदर फैले हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है पेपर में, कौन कौन से 4 जिले हैं, देखते हैं। चलो आओ, पहला इसका एक ज़िला है जिसका नाम है यनम। यनम नाम का जो ज़िला है ये कहाँ पर है, तो यनम नाम का ज़िला है आंध्र प्रदेश में, है ना। एक इसका ज़िला है कराईकल, कराईकल नाम का जो ज़िला है ये है तमिलनाडु में। एक इसका ज़िला है खुद पुदुचेरी भाई, और ये पुदुचेरी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है इसका ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और एक है भाई इसके अंदर वो है माहे, माहे नाम का जो ज़िला है ये है केरल में, है ना। अब भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का मैप हो गया। तो इसमें सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश मान लो यहाँ पर तो ये कौन सा हो जाएगा, यनम। फिर नीचे तमिलनाडु में आता है कराईकल, तमिलनाडु में आ जाता है नीचे पुदुचेरी मान लो। इस साइड केरल है, इसमें आ जाता है माहे।
तो आप देखो चारों जिले अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं इसके। तो प्रश्न आ जाए कौन से राज्य में पुदुचेरी का हिस्सा नहीं है, तो आंध्र प्रदेश में इसका हिस्सा है, तमिलनाडु में इसका हिस्सा है, केरल में इसका हिस्सा है, कर्नाटक दे देगा ऑप्शन में, कर्नाटक में इसका कोई भी हिस्सा नहीं है। 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों के अंदर है। इसमें से आप एक बात ध्यान रख लेना, माहे से भाई, माहे जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा जिला है भाई, ये सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार। टोटल लगभग 800 जिले हैं, 797 के आसपास, उसमें सबसे छोटा जिले माहे है ये। और सबसे बड़ा पूछे आपसे, छोटे की बात होगी तो बड़ा भी ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो जिला है इसका नाम है कच्छ। और कच्छ कहाँ पर है, ये गुजरात में। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे पुदुचेरी से बातें। इसके बाद देखो पुदुचेरी के बाद अगला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है चौथा आप ध्यान रखेंगे वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ध्यान रख लेना कि लक्षद्वीप में क्या है, एक तो इसकी राजधानी ध्यान रखेंगे आप कौन सी है, कवारत्ती। ऊपर वालों की मैंने राजधानियां नहीं बताई क्योंकि उनकी अलग से कोई राजधानियां नहीं है। दिल्ली की दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है भाई। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाती है, कवारत्ती हो जाती है। और लक्षद्वीप ध्यान रखेंगे आप कि ये क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार भी यही है भाई ना, दोनों के हिसाब से यही है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भाई ये ना, सबसे छोटा यूटी है ये भी। सबसे छोटा आ जाए लक्षद्वीप, सबसे बड़ा आ जाए जनसंख्या के हिसाब से तो दिल्ली बताओगे। 5वां आप इसमें ध्यान रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, वो है अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार, इसकी राजधानी ध्यान रखेंगे वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है अभी, इसका नया नाम भी ध्यान रख लेना, वो है श्री विजयपुरम ना। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो कुछ भी आ जाए ऑप्शन में, करंट अफेयर के हिसाब से भी आ सकता है, तो वो ध्यान रखेंगे। छठा आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर वो है दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, दमन। पहले ये अलग अलग थे, अब इनको मिलाकर एक ही कर दिया गया, 2020 में मर्ज कर दिया गया था इनको भाई। 7वां ध्यान रखेंगे आप वो है जम्मू व कश्मीर। जम्मू व कश्मीर, इसकी राजधानी ध्यान रखेंगे आप, सबको पता ही होगी, श्रीनगर। और इसके बाद जम्मू कश्मीर से अगला ध्यान रखेंगे आप, चल जा भाई, हाँ 8वां यह है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी, लेह। ठीक है, तो ये 2 नए बने हुए केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, लद्दाख और जम्मू व कश्मीर। इनमें ध्यान रखेंगे आप कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, इनको बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को ही क्यों बनाया गया, अभी हाल ही में ये डेट गई है। 31 अक्टूबर का जो दिन होता है वो आप बनाते हैं एकता दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं एकता दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है भाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है, तो पूरे भारत को एक करने में सबसे अधिक योगदान किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसीलिए उनका जन्मदिन आप एकता दिवस को बनाते हैं। उन्हीं के जन्मदिन पर इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको इसमें। इसके बाद देखो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर, राज्यों के अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी है हमें। जो अपने देश के 28 राज्य हैं भाई, इनमें आप ध्यान रखना, एक तो क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य है ना, ये ध्यान रखने हैं आपको। क्षेत्रफल में अगर आप बात करें, सबसे बड़ा आप ऊपर लिख लेंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान।
और क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे आपसे तो कौन सा बताओगे? गोवा, है ना। ऊपर बड़ा, नीचे छोटा राज्य आप लिखेंगे भाई। ठीक इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या के अकॉर्डिंग भाई, ना दूसरा पॉइंट जनसंख्या वाला। जनसंख्या में आप ध्यान रखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी। सबको पता है भाई यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, 22 करोड़ के आसपास है भाई। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा ध्यान रखना सिक्किम। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, वो होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है? भी किसी भी राज्य के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, कुल क्षेत्रफल जो है राज्य का, उसमें से 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर औसतन कितने लोग रहते हैं, वो क्या कहलाता है? उस राज्य का जनसंख्या घनत्व कहलाता है भाई। अगर किसी राज्य में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर ज़्यादा लोग रहेंगे, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। कम लोग रहेंगे तो जनसंख्या घनत्व उसका कम हो जाएगा। कैसे निकाला जाता है ये? राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है उसको डिवाइड कर देते हैं उस राज्य के क्षेत्रफल से, तो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से औसत निकल आती है हमारी कि इस राज्य में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो सर्वाधिक है बिहार का। और सबसे कम किस राज्य का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का भाई। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद जनसंख्या घनत्व के बाद आप ध्यान रखेंगे इसमें, वो है साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या। ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की है? केरल की। और सबसे कम किस राज्य की है? बिहार की। इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या होती है 95% के आसपास है केरल के अंदर, बिहार में लगभग 60-65 के आसपास है भैया। इसके अलावा एक आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर, वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात कैसे देखते हैं? इंग्लिश में बोल देते हैं इसको सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कैसे देखेंगे? किसी भी राज्य में यदि 1000 पुरुष हैं तो उन 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है वो देखा जाता है, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, लिंगानुपात उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा भाई। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो ये है केरल का भाई। और लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है? तो यहाँ अपना नाम आता है हरियाणा। यहाँ अपने नाम रोशन कर रखा है पूरे देश में भाई। सबसे कम लड़कियों की संख्या किस राज्य के अंदर है? हरियाणा में। इसलिए बेचारे अपने हरियाणा वाले बिहार की ट्रेन पकड़ने को मजबूर रहते हैं, है ना। 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये, वो सामान के हिसाब से रेट होता है। तो इसी वजह से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या है? सबसे कम है अपने हरियाणा के अंदर भाई, है ना। इसलिए जाते हैं वहाँ पर। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ लिख कर नौकरी लगनी है, नौकरी लगने के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिहार जाने से बचना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, है ना। इसके बाद एक ध्यान रख लो इसके अंदर, वो है वन। वन जो है वो सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आप कहोगे सर वन है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और वन सबसे कम कहाँ पर है? तो वन सबसे कम है अपने हरियाणा के अंदर भाई। कम में ही नाम आता है अपना, ज़्यादा में भी आता है। ज़्यादा में कहाँ आता है अपना नाम? बेरोजगारी में, है ना। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर है? हरियाणा के अंदर है भाई, सबसे अधिक, है ना, 35% के आसपास। तो ये वन जो है ये हरियाणा में सबसे कम है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में पहले ज़्यादा होते थे वन, लेकिन बाद में कटवा दिए गए थे हरियाणा में। जो आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, बहलोल लोधी था, कौन था, उसने ये वन कटवाए थे अपने हरियाणा के अंदर से, तो इसलिए कम हो गए वनों की संख्या। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। इन राज्यों में से आप एक चीज़ और ध्यान रख लेना, राज्यों की अगर बात चल पड़ी है तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो है 7 बहनें। 7 बहनों का समूह भाई। 7 ऐसे राज्य हैं अपने देश में जिनका एक समूह बनता है, जिनका एक ग्रुप बनता है, उसको क्या बोलते हैं आप? 7 बहनों का समूह बोलते हैं भाई। ये 7 बहनों के समूह में कौन कौन से राज्य आते हैं वो और समझते हैं। देखो, चल जा भाई चल। देखो मान लेते हैं आप फिर से कि ये अपना भारत है भाई, मानना है अपने को। डायग्राम कैसा भी बने समझ जाना बस आप, है ना। मान लिया आपने ये अपना भारत है।
इसमें अब ये जो 7 राज्य आपको जो एक साइड दिखाई दे रहे हैं, कौन से, इस तरफ वाले, ये इनका एक ग्रुप बनता है, इनको आप बोलते हैं 7 बहनें। कौन कौन से हैं देखो, यहाँ एक राज्य है इस तरह से, ये जो राज्य यहाँ पर हमने बनाया है, इस राज्य को आप क्या बोलते हैं, इस राज्य को बोल देते हैं आप अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान रखना कौन कौन से राज्य हैं 7 बहनों में। सबसे इस साइड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे अगला जो राज्य आता है भाई, यहाँ पर ये राज्य कौन सा है, नागालैंड। ये मैप में देखना, मैप भर के भाई, नागालैंड। नागालैंड के बाद अगला जो राज्य आ जाता है यहाँ पर भाई, ये राज्य कौन सा आ गया, मणिपुर। और मणिपुर के बाद सबसे नीचे जो राज्य आ जाता है भाई, इसको कर देते हैं आप हरे रंग में, है ना, ये राज्य कौन सा है, मिजोरम। ठीक है, 4 ये हो गए। इसके बाद ध्यान रखो एक राज्य जो है वो आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है इस तरह से, इस राज्य का नाम क्या है, इसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद इसके ऊपर एक राज्य और है, त्रिपुरा के जस्ट ऊपर यहाँ ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है मेघालय, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। नाम में ही मेघालय है, मेघ का मतलब क्या होता है, बादल भाई। फिर एक राज्य और बच गया अपना, वो कौन सा बच गया, ये देखो यहाँ है एक राज्य इस तरह से भाई, ऐसे फैला हुआ है ये जो राज्य बीच में दिखाई दे रहा है आपको, इस राज्य का नाम है असम, जिसको असम बोलते थे पहले, अब क्या हो गया है, असम। तो ये देखो 7 राज्य हैं, ये 7 राज्यों के इनके समूह को क्या बोल देते हैं आप, 7 बहनें बोल देते हैं ना। इनसे प्रश्न आता है कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा है या कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। नहीं में यहाँ वाला राज्य पूछ लेता है आपसे। ये जो राज्य है यहाँ पर, इस राज्य का नाम क्या है, सिक्किम है भाई। लेकिन सिक्किम जो है ये 7 बहनों में शामिल नहीं है ना, सिक्किम 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप अच्छे से। इनकी राजधानियाँ भी ज़्यादा पूछता है आपसे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। इन्हीं की ज़्यादा पूछता है पेपर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी बताओगे आप लोग, आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की शिलोंग और असम की दिसपुर, असम की दिसपुर। सिक्किम की गंगटोक। तो ये सिक्किम तो इसमें शामिल है नहीं। तो इन राज्यों की आपको ध्यान रखनी है, राजधानियाँ भी काफ़ी पूछी जाती है। पहले ये जो अरुणाचल प्रदेश हुआ करता था, इस अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे, नेफा के नाम से इसको जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेफा, नेफा का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व में है अपने ये फ्रंटियर एरिया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया मतलब उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। फ्रंटियर का मतलब सीमांत, जो सीमा के ऊपर है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश बताओगे आप लोग। ठीक है, तो ये 7 बहनों का समूह ध्यान रखेंगे। बाकी आप अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे भाई ना, अभी टाइम हो गया। अगली क्लास के अंदर आप डिस्कस करेंगे। फिर बाद में कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, तो किन राज्यों से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा, बेसिक से पढ़ेंगे आप। कोई चीज़ ना समझ में आई है, दोबारा पूछनी है तो कमेंट कर देना भाई, बता देना इसके ऊपर। ठीक है, चलो मिलते हैं कल अगली क्लास के अंदर भाई।